प्रधानमंत्री से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनसे भी पहले गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्या कहा है आपको आगे सुनाने वाले हैं। लेकिन पहले जरा ऑपरेशन सिंदूर को आपके ज़हन में ताज़ा कर देते हैं। देश के इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें दर्ज हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस साल अप्रैल का महीना 22 तारीख, जब बड़ी संख्या में पर्यटक पहलगाम के बैसरन घाटी में घूमने के लिए गए हुए थे। उसी दिन आतंकवादियों ने हिंदू धर्म पूछकर उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और हमारे 26 सैलानियों की जान ले ली। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई 6-7 मई की दरमियानी रात को की। 6 मई की रात भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमले किए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय तबाह कर दिया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर का पहला पार्ट था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मानो युद्ध छेड़ दिया था। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कई शहरों पर ड्रोन से हमले हुए। जवाब में भारत ने 9 और 10 मई को पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, जिनमें 11 एयरबेस थे। आज पीएम मोदी ने इसका भी विस्तार से जिक्र किया और आपको बताते चले कि ये ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट था। 22 अप्रैल को जिन आतंकवादियों ने बेगुनाहों का खून बहाया, उन आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के जरिए 28 जुलाई को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। हमले में शामिल 3 आतंकी मार गिराए गए। संसद में जिस ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है, वो ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, क्योंकि आतंक के जिन आकाओं ने पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो अभी जिंदा है। मसूद अजहर और हाफिज सईद जब तक मारा नहीं जाता, तब तक पहलगाम का बदला पूरा नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर मई महीने की शुरुआत में ही चलाया गया था, जो अभी तक ऑन है। भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे। बहावलपुर में जब भारतीय सेना ने जैश के ठिकानों को उड़ाया तो मसूद अजहर के परिवार के 14 आतंकी मारे गए। इसमें मसूद का बहनोई भी शामिल था, जो बहावलपुर कैंप का प्रमुख था। उसी दिन राफेल और जगुआर लड़ाकू विमानों से हमला करके मुरीदके में लश्कर के दर्जन भर आतंकवादियों को मार गिराया गया। लश्कर के कई सरगना उस कार्रवाई में ढेर हुए थे। इस कार्रवाई में उस रात दुश्मन देश बुरी तरह से हिल गया था। इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट किया, जिसके बाद 10 मई को युद्ध विराम हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बाबत जानकारी दी। सीज फायर का श्रेय लिया, जिसको लेकर विपक्ष तब से हमलावर है। आज भी संसद में सरकार को इसके लिए घेरा जा रहा है। और अब आ जाते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर। प्रधानमंत्री से ठीक पहले राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया और पूरे 37 मिनट तक बोले। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने वही सवाल उठाए जो पहले से लगातार वो दाग रहे थे। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इफ ही हैज द करेज ऑफ इंदिरा गांधी, 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे दैट डोनाल्ड ट्रंप यू आर अ लायर। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज सदन में दोहराया कि दुनिया के किसी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर यह बातें कही कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को इस ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं कहा। विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय भी कई बार ये बात कह चुका है। लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण में फिर विदेश मंत्री पर निशाना साधते दिखे, तीखे शब्द इस्तेमाल किए और फिर पूछा कि पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले से क्यों दी गई। Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी रफाल विमानों के सवाल पर भी टिके रहे। उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान का जिक्र करके सरकार से सवाल किया। सीडीएस की हिम्मत को भी उन्होंने चुनौती दी। Anil Chauhan ji must have the guts to say this.
my hands were tied behind my back and I was sent into a war, and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. 37 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने ज्यादातर वही सवाल पूछे जो बीते 3 महीनों से लगातार उनकी ओर से पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री दे भी चुके हैं। सरकार की ओर से पलटवार के बावजूद राहुल गांधी ने संकेत दिए कि ये सवाल आगे भी सरकार से पूछे जाएंगे। और अब आप ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा का सबसे आक्रामक पार्ट देखिए। ठोक दिया, इस शब्द का जिक्र इसी भाषण में हुआ और यह भाषण था गृह मंत्री अमित शाह का। सबसे पहले अमित शाह के 5 पंच आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने नाम ले लेकर विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक रूप से ठोका। इन नेताओं को पाकिस्तान प्रेमी और आतंकी प्रेमी करार दिया। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूँ। टीवी पर उनको रोते हुए देखा, मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना था। इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहाँ खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा, और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता। पाकिस्तान को कई बार गए हो गए, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर स्याही पड़ गई इनके। भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। पहलगाम हमले के गुनहगारों को सुरक्षा बलों ने कल ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव की कामयाबी को लेकर लगातार हम सब ने देखा सरकार की ओर से कैसे आज सदन के भीतर इन बातों का जिक्र किया गया। ऑपरेशन महादेव की कामयाबी में 22 का एक अहम संयोग भी निकलकर सामने आया है। 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ था। 22 मई को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। 22 जून को बशीर और परवेज नाम के आतंकवादियों के 2 मददगारों ने आतंकियों की पहचान बताई। 22 जुलाई को इस बात की पुष्टि हो गई कि महादेव पीक पर जो आतंकवादी छिपे हुए हैं वो पहलगाम में हमले करने वाले आतंकवादी ही हैं। इस 22 के संयोग ने आतंकवादियों को 28 जुलाई की सुबह जहन्नुम का रास्ता दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव की जानकारी सदन को आज विस्तार से दी है। मारे गए आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे, इसकी पुष्टि भी कई लेवल की पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद ही की गई। आतंकवादियों की पहचान 4 स्तरों पर की गई है। पहला यह कि मारे गए आतंकवादियों के पास से जो हथियार मिले उसकी जांच की गई। दूसरा, एनकाउंटर के दौरान चली गोलियों की भी जांच कराई गई। तीसरा स्तर यह रहा कि आतंकवादियों की मदद करने वाले आरोपियों ने पहचान की। और चौथे स्तर पर मददगारों की मां ने आतंकवादियों के हुलिये का मिलान किया। इन अलग अलग 4 लेवल पर आतंकवादियों की पहचान के लिए बाकायदा जांच बिठाई गई। वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। जब हर स्तर पर चीजें पुख्ता हो गई तब कहीं जाकर गृहमंत्री ने आतंकवादियों के नाम और पहचान की जानकारी आज देश और दुनिया के सामने रखी। हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान,
एनआईए ने पहले से ही उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को, जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया। खोखो का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखो का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के दौरान जो गोलियां चली थीं, उसके खोखे जांच एजेंसियों ने जब्त किए थे। कल जब आतंकी मारे गए तो उनके हथियार से चली गोलियों के खोखे से दोनों का मिलान किया गया। चंडीगढ़ एफएसएल ने इसकी जांच की और जब पुष्टि हो गई कि दोनों गोलियां एक ही तरह की हैं, तब कहीं जाकर इसे कंफर्म किया गया। लेकिन पहला चरण था। दूसरे चरण में कल रात आतंकवादियों से मिले हथियार को भी चंडीगढ़ में फायर करके चेक किया गया। उसकी रेंज और बंदूक की फॉरेंसिक रिपोर्ट का मिलान हुआ। अलग अलग 6 वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की है। आज सुबह 4:46 पर गृहमंत्री को बाकायदा फोन किया गया। वीडियो कॉल पर अमित शाह को पूरी जानकारी अलग अलग वैज्ञानिकों की ओर से दी गई। बंदूक और गोलियों के एक होने की फॉरेंसिक लैब ने पुष्टि कर दी। मान्यवर, किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। सुबह 4:46 पर फोन पर मुझे 6 ने वीडियो फोन पर कहा है कि 100% वही गोलियां हैं जो वहां चलाई थी। जब हर स्तर पर जांच पड़ताल की बात पुष्टि हो गई, तब कहीं जाकर गृहमंत्री को जानकारी दी गई और उसके बाद आज गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा के जरिए देश को इस बारे में विस्तार से बताया। जो 3 आतंकी कल महादेव पहाड़ी पर हुए एनकाउंटर में मारे गए, उनके नाम सुलेमान उर्फ फैजल, जिब्रान और अफगान थे। इन तीनों ने ही पहलगाम हमले के दिन बैसरन घाटी में गोलियां चलाई थीं। 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। ये तीनों पाकिस्तान से आए हुए थे। सुलेमान इनका कमांडर था। इन तीनों आतंकवादियों की कुंडली हमने भी खंगाली है। आगे इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उसके पहले ये जान लीजिए कि इस ऑपरेशन को किन लोगों ने किस तरह से मंजिल तक पहुंचाया, अंजाम दिया है। भारतीय सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस की टीम ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। तीनों की स्पेशल टुकड़ी ने अलग अलग तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाला। 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक तीनों सुरक्षा बलों की टीम ने साझा तौर पर ऑपरेशन की फाइनल स्क्रिप्ट तैयार की। ये जो 4 पैरा स्पेशल फोर्स की टीमें होती हैं, ये आतंकवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन में माहिर मानी जाती हैं। इस टीम का उपनाम शक्तिशाली खंजर है। इसे 4 पैरा स्पेशल फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक को 2016 में भी अंजाम दिया था। मारे गए तीनों आतंकी महादेव पहाड़ी पर टेंट लगाकर छिपे हुए थे। एबीपी न्यूज को उस टेंट की तस्वीर भी मिली है जिसमें आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे। इनके पास से एजेंसियों को इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। पहला सबूत पाकिस्तानी हथियार, दूसरा सबूत वोटर आईडी कार्ड, तीसरा सबूत पाकिस्तानी चॉकलेट। इन तीनों प्रमाण के जरिए गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम को भी आज जवाब दिया, जिन्होंने एक इंटरव्यू में आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने पर अपना संदेह जाहिर किया था। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री
पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से विपक्ष मोदी सरकार को फेल और गृह मंत्री अमित शाह को आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर फ्लॉप बताता रहा। आज अमित शाह ने इस पर विपक्ष को यूपीए के 10 साल और एनडीए के 10 साल का अंतर बताया है। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7,217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। पाकिस्तान से ऐलान करते थे घाटी बंद रहती थी, अब ऑर्गेनाइज हड़ताल 3 साल से 0 है। एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती, सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे, हुर्रियत के साथ। आपको बता दें कि कल लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से हमला किया गया था कि जब युद्ध किया ही था तो फिर पूर्ण युद्ध क्यों नहीं किया और पीओके वापस क्यों नहीं लिया। आज इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बहुत बड़ी विजय थी भारत की। युद्ध की विजय की चकाचौंध में क्या हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते न रहेगा बांस न बजती बांसुरी। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तो नहीं लिया, मांगना ही भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर की जीती हुई भूमि भी वापस दे दी। भुट्टो अपने साथ इंदिरा जी के सामने से छुड़ा कर ले गए। जनरल मानेक शॉ का एक कोट अनकोट कहता हूं कि भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। उन्होंने एक तरफ जहां इतिहास का विद्यार्थी होकर खुद इतिहास के बहुत सारे पन्नों को खंगाला, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर दो टूक जवाब दिया। उधर